स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये 2024 भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। कक्षा 12 आपकी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, ये 2024 में आया हुआ पेपर है। सेट 346 FV वायरल सेट है। इस सेट से प्रश्न आते हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। पेपर में 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से आपको दिया जाएगा। समय आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश बोथ वर्जन, दोनों वर्जन में दिया रहता है, ताकि यूपी बोर्ड में स्टूडेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के होते हैं। तो मैं इस मॉडल पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको समय 3 घंटे 15 मिनट के लिए दिया जाता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ये सब निर्देश आपको पढ़ लेने चाहिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड य, 5 खंड हैं। खंड ए में क्या बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। खंड ब अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और खंड स लघु उत्तरीय एक प्रकार के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का है। खंड द जो है वो भी लघु उत्तरीय 2 प्रकार के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। 7वां दिया कि खंड ब जो आपका है वो विस्तृत उत्तरीय है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप। प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, यानी जो खंड यह है वो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने पर आपको 5 अंक मिलेगा। और इसमें जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे खंडिया में, सब में आपके विकल्प दिए रहेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक को करना रहेगा। 2 दिए रहेंगे। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो उनमें से केवल एक ही करना है। समय की बर्बादी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों क्वेश्चन कर दोगे तो नंबर आपको 5 ही मिलना है, तो सिर्फ एक ही करना होता है। पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ये जो भी सिंबल्स प्रश्न पत्र दिए रहते हैं उनका एक अर्थ होता है। आपके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सेम वही इंस्ट्रक्शंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शन। आपका 5 सेक्शन ABCDE दिए रहेगा इस क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। ई क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। और आपका सेक्शन सी जो है वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ईच क्वेश्चन जो है कैरीज 2 मार्क। और जो आपका सेक्शन डी है वो भी शॉर्ट आंसर टाइप टू टाइप का, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप ये भी आपका है, सेक्शन डी भी। और ईच क्वेश्चन 3 मार्क है। सेक्शन BCD, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस है, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, दोनों 1-1 मार्क्स के हैं। और जो सेक्शन CD है ये शॉर्ट आंसर टाइप हैं, लेकिन सेक्शन सी आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क का, सेक्शन डी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है आपका। और यहाँ दिया सेक्शन E इज़ ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क इन ऑल 4 क्वेश्चंस of this section with internal choices have been given. You have to do only one question from the choice given in the question. सेम वही चीज़ कि इसमें मतलब चॉइस दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना रहेगा। इस क्वेश्चन 5 मार्क का। द सिंबल यूज्ड इन द क्वेश्चन पेपर हैव यूजुअल मीनिंग। जो भी पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपके सिंबल्स यूज कर रहे हैं उनका एक मतलब एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। उसके ऐप आते हैं सेक्शन ए पे। उसमें आपको जो पहला पूछा है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट पर मीटर तथा न्यूटन पर कूलाम दोनों है भौतिक राशि। ए विभवांतर, दूसरा दिया वैद्युत फ्लक्स, तीसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक भौतिक राशि एक ऐसी कौन सी है जिसका जो मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलाम भी होता है, तो वो जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सेम वही आपका इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया है कि वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलाम बोथ आर दी यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पेज पे समझा दें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q, ये फार्मूला होता है। तो F फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट लिख दिया जाए तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और Q आपका चार्ज है तो इसका यूनिट कूलाम होता है। तो इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलाम है। तो आपका यही क्वेश्चन पेपर में दिया है ना कि न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर,
दोनों इसका यूनिट होता है। E=F/Q होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे आप। न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस। लोगों को पता होगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स होता है वो F होता है K(Q1Q2/r²), यही होता है। जैसे कि आपका एक चार्ज आपका यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, इसका Q1 नाम दे दिए, इसको Q2 मान दे दिए। इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है K(Q1Q2/r²), जहाँ पे K आपका कांस्टेंट होता है। सपोज दैट आपका जो Q1 चार्ज है और जो आपका Q2 चार्ज है, दोनों चार्ज आपके बराबर है। मान लिए दोनों चार्ज Q हैं। आपका जो फोर्स था K(Q1Q2) था, Q1Q2 आपके बराबर थे, तो KQ²/R पे R² हो गया ना। K(Q1Q2) आपका Q1Q2 बराबर मान लिए, तो KQ²/R² आपका हो गया। तो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q था। F आपका इतना निकला था KQ²/R², फिर भागा Q। आप तो आपका भागा Q था, तो इसको जब गुणे के रूप में लाएंगे तो ये 1/Q हो जाएगा, और एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा KQ/R²। टू क्या कांस्टेंट होता है K, तो वो इसकी वैल्यू कांस्टेंट K की वैल्यू 1 मान लिए होता है। कांस्टेंट K की वैल्यू 1 होती है। तो आपका नेक्स्ट पेज में जो हो जाएगा Q/R², और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q/R लिख सकते हैं। और Q/R जो होता है V Q/R होता है। V जो आपका पोटेंशियल होता है Q/R। तो Q/R की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, V/R, ये R बचेगा, तो V/R आ गया। तो ये V क्या है, पोटेंशियल है, इसका मतलब यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसका R ये आपका डिस्टेंस था, दूरी था, तो इसका मीटर हो जाता है। तो आपका इस यूनिट वोल्ट पर मीटर हो जाएगा ना, जिसको हम लोग V/M लिखते हैं। तो आपको दिखा दें, आपका एक यूनिट यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक यूनिट यहाँ पे क्या आया, न्यूटन पर कूलाम आया। ये E=F/Q होता है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम आया, और एक यूनिट आपका क्या आया, वोल्ट पर मीटर आया। तो वही आपसे क्वेश्चन में वही पूछ रहा था कि वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो दूसरा आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। पहला दिया है आपका I, दूसरा दिया है π/2, तीसरा दिया 3π/2, चौथा 0। सेम वही क्वेश्चन है कि कोई आपका प्योर रेजिस्टिव अल्टरनेटिंग सर्किट है, उसमें फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पूछा है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट है। मतलब आपका ऐसे कोई सर्किट है, ऐसे आपका सर्किट है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, आपका R रेजिस्टेंस है, ये आपका प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट है। मतलब कि प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट का मतलब होता है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, और ये आपका जो है V पोटेंशियल, V=V0 sin ωt, यही होता है। और प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट का मतलब होता है कि ऐसा सर्किट जहाँ जिसमें सिर्फ आपका रजिस्टर हो आपका प्योर रेजिस्टिव AC सर्किट होता है। इसमें क्या हुआ कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आपका जो रजिस्टर है ये अपोज करेगा ना, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। तो करंट जो रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो होगा वो आपका अप्लाइड वोल्टेज, मतलब जितना वोल्टेज इस सर्किट के अंदर जितना वोल्टेज दिया जाएगा उतने ही आपका करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के।
मतलब ये हुआ कि आपका जो वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है फेज एंगल, वो आपका 0 है। ये आपके रेजिस्टिव सर्किट के लिए, ये आपका रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब कि इस सर्किट में आपका रजिस्टर है और ये आप इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट जो फ्लो हो रहा है उसको रजिस्टर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को। रजिस्टर का ही काम होता है। और जो आपका वी पोटेंशियल, आपका जो वोल्टेज दिया है वी, वो फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में जो आपका एंगल बनेगा वो 0, मतलब इनके बीच में। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अर्थात आप अगर हम लोग ऐसे इसका ग्राफ बनाएं तो ये आपका वोल्टेज है, ऐसे चल रहा है, तो ये आपका यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों साथ में चल रहा है। मतलब कि जब जब वोल्टेज का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो करंट का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, वोल्टेज का ग्राफ नीचे आ रहा है तो करंट का भी ग्राफ नीचे जा रहा है। जैसे कि यहाँ T/2 ले लिया गया टाइम, यहाँ T ले लिया गया। यहाँ पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ T/2 हाफ टाइम में आपका इतना, फिर फुल टाइम में इतना ग्राफ बना आपका। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज का ग्राफ बढ़ रहा है तो करंट का भी ग्राफ बढ़ रहा है, वोल्टेज का ग्राफ गिर रहा है तो इसका भी। पूछा था कि एक प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट जो ये दिख रहा है आपको, कि आपका जो प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, जैसे ये जो सर्किट बना आपका प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट है, जहाँ पे सिर्फ आपका रजिस्टर है और उसमें पूछा था कि आपका वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस आपका 0 होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों का जो ग्राफ है, जैसे ग्राफ बना दिए यहाँ वोल्टेज का ग्राफ, ये आपका ग्राफ बना दिए, तो वोल्टेज का ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो करंट का भी, जब वोल्टेज का ग्राफ नीचे जा रहा है तो करंट का भी ग्राफ नीचे जा रहा है। दोनों का ग्राफ मतलब फेज डिफरेंस 0 है, का जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है। तो जो गै वाला दिया है, पी एन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन नहीं होगा तो छिट धारा प्रवाहित होगी। तो आपका जो पी एन डायोड है उसके पी से, जो आपका क्वेश्चन नंबर मतलब इंग्लिश में बता दें, जो आपका दी पी टर्मिनल ऑफ ए पी एन डायोड इज कनेक्टेड टू अर्थ ऑन अप्लाइंग -2.2 वोल्टेज on the n terminal of the diode. In the diode, conduction will take place, breakdown will occur, conduction will not occur, a feeble current फ्लो। तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब कनेक्ट करने के बाद जो हमको डिवाइस मिलता है उसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। और अगर हम लोग को इस पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पी टाइप को हम लोगों को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और ये एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तब ये पीएन जंक्शन डायोड हमारा रिवर्स बायस में कहलाएगा। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब हम लोग रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को कर देंगे तो पीएन जंक्शन डायोड पर डिप्लेशन लेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको एक और फिगर बना लिया जाए तो फिर आपको समझ में आएगा। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस में हो गया। पहले क्या था, ये आपका फिगर इस तरीके का था पहले। तो ये जो पी टाइप में था इसमें पॉजिटिव है, जो आपका ऐसे होल गोला दिया है और इसमें जो आपका ऐसे डॉटेड दिया है, इन दोनों का मतलब है जो होल ऐसे गोल गोल सा नुमा दिख रहा है आपको यहाँ पिंक कलर का, ये आपका पॉजिटिव चार्जेस हैं। और यहाँ जो इस वाले में जो डॉटेड दिखा है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव जो ये जो बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप सेमीकंडक्टर में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जो ये बाउंड्री के पास में आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों क्या करेंगे, एन टाइप वाला पी टाइप की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो आपका क्या होगा कि तो आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और ये आपका पॉजिटिव चार्ज एन टाइप की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो जो आपके बाउंड्री के पास वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज थे वो आपके आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया इस साइड और ये अपन इलेक्ट्रॉन जो डॉटेड इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गया आपका। तो इससे आपका क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा।
मतलब आपका सर्किट लगाया गया है, बैटरी बनाई गई है, उसमें भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल होता है। तो जो आपका बना है ये आपका डिप्लेशन लेयर है। डिप्लेशन लेयर यहाँ पे रिवर्स बायस में है ना, रिवर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ते हैं, तो आपका रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव क्या आ जाए, जिसके कारण ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपके डेवलप हो जाएंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इधर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव इस साइड करंट फ्लो होगा। और ये बैटरी में भी आपका बैटरी डिप्लेशन लेयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इस साइड होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी में भी पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका। और ये आपका डिप्लेशन लेयर, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनकर जो आपका ये बना है, ये आपका डिप्लेशन लेयर बन चुका है और इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी रिवर्स बायस। तो दोनों में डिप्लेशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिसके कारण आपका जो ई नेट है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डिप्लेशन लेयर में जो हम जिसके कारण हमारा डिप्लेशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर वो भी हमारा हाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से आपका पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कारण जो आपका सर्किट है, रिवर्स बायस वाली जो सर्किट है, उसमें से कुछ भी करंट आपका फ्लो नहीं हो पाता है। था कि पी टर्मिनल आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो जब कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो रिवर्स बायस है वो डीएक्टिव मोड में चला गया। और इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये जो लाइन है पॉजिटिव, और यहाँ पर ट्रायंगल शेप ये आपका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रिवर्स बायस का सिंबल होता है। तो वही आपका दिया था कि क्वेश्चन पी टर्मिनल जिसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका अर्थ से कनेक्ट होगा, तो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन उसको नेगलेक्ट कर देगा, और एन टर्मिनल आप उसमें निगेटिव वोल्टेज है, और एन टर्मिनल में आपका निगेटिव वोल्टेज -2 वोल्ट का निगेटिव वोल्टेज आपका अप्लाई कर दे रहे हैं। तो आपका दिया था, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो बायस है वो रिवर्स बायस में है। आपका पीएन, इसका मतलब ये हो कि आपका पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में है। आपका कोई भी मतलब डायोड विल नॉट कंडक्ट एनी सिग्निफिकेंट करंट, डायोड आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में होगा, जिसके कारण आपका रिवर्स बायस में होने के कारण डायोड आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। आपका एन टर्मिनल पे निगेटिव वोल्टेज फ्लो हो रहा था वो अपोज करेगा नेचुरल फ्लो ऑफ करंट विद इन द डायोड। डायोड के अंदर जो नेचुरल फ्लो ऑफ करंट का जो डायोड के अंदर फ्लो हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा जो एन टर्मिनल पे निगेटिव वोल्टेज है। तो पता चल गया कि जो सिचुएशन दी है उसके कारण हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में है, जिसके कारण कंडक्शन विल नॉट अकर। घ वाला जो पार्ट दिया है M1 एंड M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन पर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा। पहला दिया है M1 + M2 = M, दूसरा दिया है M1 + M2 > M, तीसरा दिया है M1 + M2 <M, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा पार्ट सही है ये आपको पता करना है। जैसे यहाँ इंग्लिश में दिया 2 न्यूक्लियाई ऑफ मासेस M1 एंड M2 fuse to form a nucleus of mass M. Energy is released in this process. The true relation in this reference is, ये चारों ऑप्शन दिए हैं। तो आपसे कह रहा है 2 न्यूक्लियाई ऑफ मासेस M, 2 न्यूक्लियाई जिनके मास, एक का मास M1 है और एक का मास M2 है, इन दोनों को मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाया जाता है, तो उसका मास M है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है इस प्रोसेस में वो क्या, इन चारों में से ट्रू रिलेशन कौन सा बनेगा। तो समझ लो आपका न्यूक्लियाई था जिसका मास M1 था, एक न्यूक्लियाई था जिसका मास M2 था, ये दोनों को मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाया जाता है, तो जिसका मास M है। तो रिलेशन बताना इनमें क्या होगा, तो समझ लो M1 आपकी एनर्जी जो मास M1 का एक न्यूक्लियाई है उसके पास समझ लो ऊर्जा एनर्जी है वो 5 कैलोरी है, 5 कैलोरी, और इसके पास जो है 10 कैलोरी है एनर्जी। तो ये दोनों मिलाकर बनाएंगे 13 कैलोरी का एनर्जी। तो
वैसे तो 5 कैलोरी का एक न्यूक्लियाई था और ये न्यूक्लियाई 10 कैलोरी का, दोनों मिलाकर आपका जो ये मास एम बना है 15 कैलोरी होना चाहिए, लेकिन 13 कैलोरी बन रहा है। इससे ये पता चलता है कि इस जब दोनों न्यूक्लियाई मिलकर एक न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, तो पूरा कंप्लीट एनर्जी आपको नहीं मिलेगा। कुछ 13 कैलोरी मिली, मतलब कि मिलना चाहिए था 15 कैलोरी, लेकिन 13 मिली, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो आपका एनर्जी घट जाएगी। तो इससे ये होगा कि जो M1 + M2 जो है ग्रेटर देन M, ये रिलेशन के बीच में होगा कि M1 आपका 5 कैलोरी था, M2 आपका 10 कैलोरी था। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और ये जो तो ये 15 आएगा और ये जो आपका 13 आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो जा रही है, पूरा कंप्लीट एनर्जी नहीं मिल रही, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये ग्रेटर है ना। तो वही दोनों न्यूक्लियाई के मास का जो सम है वो ग्रेटर देन होगा जब दोनों न्यूक्लियाई मिलकर एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो इस प्रोसेस में रिलेशन यही होगा कि M1 + M2 ग्रेटर देन M, जो आपका यहाँ पे आंसर दिया है ये सेकंड वाला ही सही है, M1 + M2 ग्रेटर देन M। तो अंगा वाला पूछा है, फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है, पहला h/λ, दूसरा h/c, तीसरा h/λ, चौथा दिया h/c × λ। तो सेम वही दिया है, फार्मूला फॉर द डायनेमिक मास ऑफ ए फोटोन। ये चारों ऑप्शन दिए हैं। तो सपोज दैट डायनेमिक मास ऑफ ए फोटोन इज स्मॉल m एंड स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c स्पीड ऑफ लाइट है, डायनेमिक मास ऑफ ए फोटोन m है, और e जो है एनर्जी है, एनर्जी = E। तो अपन तो आइंस्टीन्स इक्वेशन E = mc² होता है और E = hν, ये फार्मूला होता है। h प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू आपका फ्रिक्वेंसी होता है, न्यू उस लाइट की फ्रिक्वेंसी है जहाँ से फोटोन एमिट हो रहा है, उस लाइट की फ्रिक्वेंसी है। और E = mc², इसको इक्वेशन 1 माने, E = hν, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, आपका mc² = hν हो जाएगा। हमको मास निकालना है तो m = hν/c² हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, m = hν/c² है, m = hν/c² है, और न्यू = होता है c/λ होता है ना। तो यही फॉर्मूला इसमें पुट कर दें तो m = हो जाएगा h, न्यू के जगह पे क्या पुट कर देंगे c/λ, और ये c² था ही, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा h/c × λ। तो आपका जो ऑप्शन है h/c × λ, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। आपका यहाँ पे फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र h/c × λ, जहाँ पे h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है। और जैसे 6 वाला आपसे पूछा है, एक खोखले धात्विय गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा, पहला 0, दूसरा 5 वोल्ट/मीटर, तीसरा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के बराबर, चौथा 12.4 वोल्ट/मीटर। सेम वही चीज़ यहाँ पे दिए, चार्ज ऑन ए हॉलो मेटेलिक स्फीयर इज 10 कूलम, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर विल बी। मतलब कि दिया आपका हॉलो मेटेलिक स्फीयर, ऐसा कोई स्फीयर दिया हुआ है, एक हॉलो मतलब एक खोखला मेटेलिक स्फीयर दिया, खोखला आपको एक गोला दिया हुआ है जिसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज है, जो चार्ज है 10 कूलम का चार्ज है, और रेडियस ऑफ द स्फीयर का जो रेडियस है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब चार्ज स्फीयर के ऊपर है तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, जब चार्ज होता है तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब चार्ज कोई पॉजिटिव निगेटिव कोई चार्ज आते हैं, करंट फ्लो होता है, तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो चार्ज आपका स्फीयर के अंदर चार्ज है ही नहीं, तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका सही है, पहला 0 हो जाएगा। खंड ए आपका समाप्त
हो चुका है। खंड ब सेक्शन बी आपका आ चुका है। जैसे दिया है दूसरा का क्या है, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। सेक्शन बी में आपके जो दूसरा प्रश्न है उसके 5 खंड है, क्या क्या गग है अंगा, और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है। तो वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। मतलब कि जो वाहनों जो गाड़ियाँ कार बोलेरो जो भी चलती हैं उसमें पीछे के दृश्य को देखने के लिए पश्चदर्शी दर्पण, पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो आपका क का उत्तर हो जाएगा वो उत्तल दर्पण का प्रयोग। जिससे पूछा है राइट द नेम ऑफ मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स आर रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे की व्यू को देखने के लिए जो व्हीकल्स में मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर लगा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। और ख पूछा है किसी प्रकार संदेही सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। कार्यफलन क्या होता है, तो कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो वर्क फंक्शन आपका यही होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। ग वाला पूछा है आपसे नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। राइट द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर। तो सपोज दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस आर मान लिए और मास नंबर ए मान लिए, तो रिलेशन जो होगा देन द रिलेशन विल बी साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड मास आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ये आपका रिलेशन हो जाएगा साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर के बीच का रिलेशन, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक है आपका स्थिरांक, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट स्थिरांक। तो उसने वही हिंदी में पूछा था द्रव्यमान नाभिक के आकार और द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध। तो वही नाभिक का आकार जो है आर मान लिए, द्रव्यमान संख्या ए मान लिए, तो उनके बीच में जो संबंध निकला आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ पे आपका आर नॉट एक स्थिरांक है। घ वाला पूछा है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। वही ऑफ विच क्वांटिटी इज द यूनिट किलोवाट आवर, हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर। तो आपसे पूछा था कि किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा किस क्वांटिटी किस राशि का यूनिट है, मात्रक है, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा किलोवाट आवर किसका यूनिट है, किसका मात्रक है किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा का मात्रक है। द यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं आपसे पूछा है, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। और अंगा पूछा है किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है, आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एन uncharged rod is placed near a charged rod, what will be the effect on the potential of the charged rod। मतलब कि एन अनचार्ज रॉड मतलब एक अनावेशित छड़, प्लेस्ड नियर अ चार्ज रॉड, एक चार्ज रॉड, एक ऐसा रॉड है जो चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज है, और एक ऐसा रॉड जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो एक अनचार्ज रॉड एक चार्ज रॉड के पास में रख दिया जाता है तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज रॉड। तो चार्ज्ड रॉड जो आपका चार्ज रॉड है उसके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछ रहा था, पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और ये जो होती है आसपास के जो चार्ज्ड हैं उसके वितरण पे डिपेंड करता है, उसके मतलब फैलाव पे डिपेंड करता है। और जब अनावेशित छड़ आवेशित छड़ के पास आएगा, चार्ज रॉड के पास अनचार्ज रॉड आएगा, तो उसके आवेश छड़ के आवेश वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कि अनावेशित छड़ आ गया तो आवेशित छड़ अपना आवेश ज़्यादा बढ़ा देगा घटा देगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए विभव भी नहीं बदलेगा। और 6 वाला आपसे पूछा है
सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करनी है बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग को दिखाना है फिगर बना के। सीधे धारावाही चालक तार मतलब जिस ऐसा चालक तार है जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाना है। तो सीधा धारावाही चालक तार है मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हमें मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैक्सवेल के दाहिने हाथ का अंगूठा के मुताबिक अगर हमारा दाहिने हाथ का अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो बाकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो इंग्लिश में भी आपको वही लिखना है कि आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, मतलब करंट का फ्लो हो रहा था, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही थी उसको दिखाना था। तो उसको दिखाने के लिए मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। तो आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, आपका सिलेंडर के शेप का होता है, वायर आपका सिलेंडर के शेप का होता है, यानी तार आपका जो है बेलनाकार होता है। तो ऐसे बेलन के आकार का आपका एक तार बना लिया गया, इधर हाई करंट फ्लो हो रहा है मान लिया गया। तो मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है, तो ये आपका ऐसे राइट हैंड ऐसे हैंड बना लिए राइट हैंड। तो ये जो राइट हैंड का थंब है ये रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन को अगर ये थंब रिप्रेजेंट करे, तो बाकी जो आपकी चारों उंगलियां हैं वो का ये राइट हैंड थंब आपको दिख रहा है, तो इसको ऐसे बना लिया गया, ऐसे फोल्ड कर दिया गया। तो ये आपका जो राइट हैंड का थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी की जो चारों उंगलियां हैं, ये जो बाकी की चारों मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो है ऐसे मुड़ी हुई हैं, ये चारों उंगलियां, बाकी की मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आई होप कि समझ में आया आप लोगों की। अगर आपका स्ट्रेट आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका अगर ये राइट हैंड था, यहाँ राइट हैंड इस टाइप का बना लिया गया, तो आपका थंब अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी बाकी की चारों मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट। देन एक्सेप्ट आवर राइट हैंड थंब ऑल फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।